चलिए फिर बात करते हैं एक नए वीडियो पर जो ग्रेविटेशन से रिलेटेड है कि ब्रह्मांड में कैसे कौन सा आकाशीय पिंड या खगोलीय पिंड या एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी कैसे मोशन करती है, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। तो हम बात करेंगे आज केपलर लॉ के ऊपर, लेकिन इसके पहले कुछ फंडामेंटल बात बता देते हैं कि मॉडर्न फिजिक्स में या मॉडर्न एस्ट्रोफिजिक्स में अगर हम बात करें, मतलब आधुनिक जो खगोल शास्त्र है या खगोल विज्ञान है, उसमें अगर हम बात करते हैं तो सौर परिवार के बारे में जिन्होंने सबसे पहले बात किया था उनका नाम था कोपरनिकस। कोपरनिकस पहले व्यक्ति थे, इनका नाम कहीं लिख लीजिएगा आप लोग, कोपरनिकस। ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सौर परिवार यानी सोलर सिस्टम की बात किया, सोलर सिस्टम की बात किया। ठीक है, उस समय का जो पृष्ठ क्लास था यूरोप में, पादरी वर्ग था, वह इनसे नाराज हो गया क्योंकि इन्होंने कह दिया कि सूरज जो है वह केंद्र में है और धरती उसके चारों तरफ घूमती है। लेकिन उन लोगों का विश्वास ऐसा था कि धरती जो है ब्रह्मांड का सेंटर है, सूरज धरती के चारों तरफ घूमता है, ऐसा वहाँ के चर्च का मानना था। चर्च इनकी इन बातों से असहमत हो जाता है और इनको मार दिया जाता है, जिंदा जला दिया जाता है। इसके बाद तो हमें बस इतना याद रखना है, कोपरनिकस पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सोलर सिस्टम की बात किया और कहा कि धरती और दूसरे ग्रह सूरज के चारों तरफ घूमते हैं। अब इसके बाद जो अगले साइंटिस्ट या अगले जो वैज्ञानिक आते हैं वो केपलर थे। केपलर ने बताया कि ठीक है, कोपरनिकस जी ने कह दिया घूमते हैं, लेकिन कैसे घूमते हैं इसके ऊपर बात जिन्होंने किया उनका नाम था केपलर। और केपलर ने ग्रहों के सूरज के चारों तरफ घूमने का, यानी सौर परिवार में सोलर सिस्टम में ग्रह जो होते हैं सूरज के चारों तरफ यानी प्लैनेट सन के चारों तरफ कैसे घूमते हैं, इसके कुछ नियम दिए। तो उन्हीं नियमों के ऊपर हम बात करेंगे। तो इनका जो पहला नियम है, केपलर के 3 नियम थे। पहला नियम जो था वह लॉ ऑफ ऑर्बिट है, यानी कक्षाओं का नियम है, यानी कि हर एक प्लैनेट सूरज के चारों तरफ अपने ऑर्बिट, अपनी कक्षा में घूमता है। और ये जो कक्षा या ऑर्बिट होती है कैसी होती है, इलिप्टिकल होती है, यानी पूरी तरह से गोल नहीं होगी, थोड़ा सा यह दीर्घवृत्ताकार होगी या इस शेप में होगी। ठीक है, ये इस शेप में होगी। और इसकी रेडियस कितना हो जाएगी, रेडियस का मतलब अगर गोल होती है तो 20 सेंटर से मार दिया, यह हो गई रेडियस। लेकिन इसकी रेडियस तो कंफर्म नहीं है, यह छोटा हो जाएगा, यह बड़ा हो जाएगा। तो इसकी रेडियस निकालने के लिए ये वाला और ये वाला यानी दोनों को जोड़ दिया जाएगा, आधा आधा इसका ये रेडियस और इस रेडियस को जोड़ के हाफ कर देंगे। अगर मान लेते हैं ये x है और यह y है तो इसका जो रेडियस r आएगा x प्लस वाई अपान 2 हो जाएगा। मान लेते हैं यह 10 है, ये 10 है और यह 20 है, तो 10 और 20 यानी 30 अपान 2 इक्वल टू 15 ले लिया जाएगा। यानी कि दोनों रेडियस का जो एवरेज लिया जाएगा, ठीक है, औसत ले लिया जाता है, यह इसका इलिप्टिकल ऑर्बिट का यह रेडियस हो जाएगा। तो पहला नियम यही कहता है कि जितने भी प्लैनेट होते हैं सन के चारों तरफ घूमते हैं, सूर्य के चारों तरफ घूमते हैं, और किस पाथ पर घूमते हैं, इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हैं, यानी इलिप्टिकल पाथ पे यानी दीर्घवृत्ताकार पथ पर घूमते हैं। और सूरज क्या होता है, इस इलिप्टिकल ऑर्बिट के किसी एक फोकस पे होगा, या तो यहां होगा या तो यहां होगा, बीच में नहीं होगा, इस फोकस पे होगा या इस फोकस पे होगा। यह पहला नियम है कि जो प्लैनेट होते हैं वह सन के चारों तरफ इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हैं और सन हमेशा इलिप्टिकल ऑर्बिट के किसी एक फोकस पर होगा। ठीक है, दूसरा जो नियम है वह एरियल स्पीड का है। एरियल स्पीड का मतलब यह होता है कि अगर यहां पे कोई प्लैनेट है, ए पॉइंट से बी तक जाने में अगर 5 दिन लगाया है, तो यह जो सन से प्लैनेट को मिलाने वाली जो लाइन है सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में जो एरिया कवर करेगी, यानी कि ये जो लाइन है, ये जो हमारा ये सन है, ठीक है, ये सन से ए तक की जो लाइन है, अगर मैं मान लेता हूं 5 दिन में इसने इतना यहां से ए पॉइंट से बी तक चली गई, तो ये कितना एरिया बनाई, एक ट्रायंगुलर एरिया बना देगी, एक त्रिभुजाकार एरिया बना देगी। तो 5 दिन में यहां से यहां तक जाने पे जितना यह एरिया कवर की है, यह हमेशा किसी भी ऑर्बिट के किसी भी पॉइंट पे रहेगी, 5 दिन में इतना ही एरिया कवर करेगी। मान लेते हैं ए से बी जाने में इसने इतना एरिया बना दिया है 5 दिन के अंदर, तो अब वही जो है यह सी पॉइंट पर आ गई और डी पॉइंट पर आ गई है। अब सी से डी तक आने में यह ज़्यादा, ये वाली दूरी इसकी बढ़ जाएगी, यहाँ पे यह दूरी इतना है और यहाँ पे यह दूरी इतना हो गई। यानी कि जब सन के नज़दीक कोई प्लैनेट आएगा
तो 5 ही दिन में, अब देखिए 5 डेज में जितना यहाँ से यहाँ जाने में टाइम लगाया तो ये पूरा का पूरा क्षेत्रफल इतना था, और ये यहाँ पे जब सन के नज़दीक आ गया तो यहाँ से यहाँ तक आया और यह क्षेत्रफल, ये दोनों एरिया बराबर होगा। तो कहने का यह मतलब है कि ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है। यानी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान समय में समान क्षेत्रफल तय करेगी। यानी नज़दीक आएगी तो ये ज़्यादा दूरी तक तय चली जाएगी, दूर रहेगी तो यह कम दूरी तय करेगी। इसका यह मतलब है कि जब सन से कोई प्लैनेट दूर होता है तो उसकी स्पीड घट जाती है, और जब सन के बहुत नज़दीक आ जाता है तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है। ठीक है, तो क्षेत्रीय चाल या एरियल स्पीड का मतलब यही होता है कि सूर्य से ग्रह को मिलाने वाली रेखा समान समय में समान क्षेत्रफल या समान एरिया को तय करती है। इसका यह मतलब हो गया कि सूरज के नज़दीक आने पर ग्रह की चाल बढ़ जाती है और सूरज से दूर जाने पर ग्रह की चाल स्लो हो जाती है, धीमी हो जाती है। ठीक है, तीसरा नियम की अगर हम बात करते हैं तो यह लॉ ऑफ पीरियड्स की बात कर रहा है। टाइम पीरियड कितना लग रहा है, टाइम पीरियड कितना लग रहा है, तो टाइम पीरियड की बात करता है जब, तो कहते हैं केपलर साहब कहते हैं कि परिक्रमण काल का वर्ग, यानी कि जितना टाइम लगा है उसका स्क्वायर कितना होगा, जो उसका स्क्वायर होगा वह इलिप्टिकल ऑर्बिट की एवरेज रेडियस के क्यूब के प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, यह यहां पे यही कह रहे हैं कि जो टाइम पीरियड है, यानी कि इलिप्टिकल ऑर्बिट में रोटेशन करते हुए किसी प्लैनेट का जो टाइम पीरियड है, सूरज के चारों तरफ एक चक्कर लगाने में जो टाइम पीरियड है वह इलिप्टिकल ऑर्बिट की एवरेज रेडियस, यानी आधा या आधा है, इसको जोड़कर दोनों का आधा कर देंगे तब हमको इस इलिप्टिकल पाथ की रेडियस मिल जाएगी, उस रेडियस का स्क्वायर। ठीक है, उस रेडियस का क्यूब। तो जितना टाइम लगाया है उस टाइम का क्यूब, उस टाइम का स्क्वायर प्रोपोर्शनल होता है रेडियस के क्यूब के। ठीक है, रेडियस के क्यूब के। तो इसका रेडियस, एवरेज रेडियस निकाला जाएगा, इलिप्टिकल पाथ का एवरेज रेडियस, यानी कि आधा ये दोनों को जोड़कर हाफ कर देंगे तब हमको इसका एवरेज रेडियस मिल जाएगा, और इस रेडियस का क्यूब अगर कर देंगे तो यह क्यूब जो होगा इस पूरे ऑर्बिट पे प्लैनेट द्वारा चली गई दूरी को तय करने में जितना समय लगा है उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगी। यानी कि परिक्रमण काल का वर्ग दीर्घवृत्ताकार कक्षा की एवरेज यानी औसत त्रिज्या के क्यूब के समानुपाती होती है। इसका यह मतलब हो गया कि अगर कोई प्लैनेट सूरज के नज़दीक है तो उसका जो है टाइम पीरियड कम हो जाएगा, और कोई बहुत दूर है तो उसका टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा हो जाएगा। जैसे यह प्लेटो है तो प्लेटो का करीब करीब 248 ईयर के बराबर हो जाएगा। धरती अगर एक साल में सूरज का चक्कर लगा रही है तो प्लेटो जो है एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगा देगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगा देगा, 248 या 249 साल लगा देता है। ठीक है, इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो यह बहुत बड़ा अंतर हो जाता है कि दूरी बढ़ने पर टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा हो जाएगा। सूरज से जो प्लैनेट जितना दूर होगा उसका टाइम पीरियड एक चक्कर लगाने में बहुत समय लगेगा। सूरज से दूर जाने पर प्लैनेट की स्पीड कम हो जाती है, नज़दीक आने पर प्लैनेट की स्पीड बढ़ जाती है। तो ओवरऑल यही जो है केपलर के नियम है, और इसमें से जो पूछा जाता है आमतौर पे यही वाला पूछा जाता है, और यह वाला पॉइंट पूछा जाता है कि केपलर का कौन सा नियम कहता है कि सूरज के नज़दीक आने पर प्लैनेट की स्पीड बढ़ जाती है, दूर जाने पर घट जाती है। तो केपलर का दूसरा नियम है एरियल स्पीड का नियम। ठीक है, और केपलर का कौन सा नियम कहता है कि सूरज से दूर जो ग्रह रहेगा उसका जो है परिक्रमण काल जो है बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो वह तीसरा नियम कहता है टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल आर क्यूब, यानी कि आवर्त का जो इनका परिक्रमण काल का वर्ग उसकी इलिप्टिकल ऑर्बिट की एवरेज रेडियस के क्यूब के प्रोपोर्शनल होगा। तो ओवरऑल आपका केपलर का यही तीनों नियम है। थैंक यू, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में।